काउंसलिंग टेक्निक्स। वो काउंसलिंग किस तरह से की जाती है, काउंसलिंग करने के मायने क्या होते हैं, काउंसलिंग के वक्त कौन सी चीज़ हमें देख लेनी चाहिए, किस तरह से एनालिसिस करना चाहिए और वो एनालिसिस हमें कैसे यूज़ में लाना है, ये सब हमें सीखना है। और श्वेतपर्ण एचआरडी इंस्टीट्यूट आपके लिए एक काउंसलिंग टेक्निक का कोर्स लेकर आया है। काउंसलिंग्स में अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि सामने वाला जो पर्सन है उसकी पर्सनालिटी हमें कम्प्लीटली एनालाइज करनी होती है। इसमें एक चीज़ होती है कि सबसे इम्पॉर्टेंट होती है तो पर्सनालिटी, यानी उसका जो स्वभाव है, उसकी जो सोच है वो किस तरह की है। जब पर्सन कोई भी बोलता है या अपने बचपन की कोई स्टोरी सुनाता है या दिन भर के कोई किस्से हमें सुनाता है, तो सुनने के बाद हमें उसकी पर्सनालिटी पता चल जाती है। हाँ, हर एक किसी को ये पर्सनालिटी एनालाइज करने नहीं आती है, लेकिन जो माहिर काउंसलर्स है, जिसने काउंसलिंग स्किल सीखी है, उस पर्सन को तो सामने वाले पर्सन की पर्सनालिटी पता चल ही जाती है। अगर हमें ये नहीं पता चल रहा है कि सामने वाले पर्सन की पर्सनालिटी कौन सी है, उसकी सोच कैसी है, तो बहुत से टेक्निक्स अवेलेबल है मार्केट में कि जिसके थ्रू हम एनालाइज कर सकते हैं। वो टेस्ट करने के बाद में उस पर्सन की पर्सनालिटी हमें पता चलती है। और पर्सनालिटी एनालाइज करने के लिए, उसके असेसमेंट के लिए डिक्स पर्सनालिटी एनालिसिस मार्केट में अवेलेबल है। ये जो डिक्स प्रोफाइल है, ये हमें अच्छी तरह से अगर पता है तो काउंसलिंग्स में उसकी बहुत हेल्प होती है। वो काउंसलिंग चाहे तो पेरेंटिंग की हो, कोई करियर काउंसलिंग्स हो, कोई रिलेशनशिप काउंसलिंग्स हो, पर्सनल या बिजनेस काउंसलिंग हो, तो उसमें पर्सनालिटी एनालिसिस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक चीज़ उस व्यक्ति की सोच पे आके रुक जाती है। अगर कोई भी स्किल्स हम सीखते हैं लेकिन उस एरियाज़ में हमारी जो सोच है वो बहुत मायने रखती है। इसलिए हर एक पर्सनालिटी को ओ प्रोफेशंस डिफाइन किए जाते हैं। जैसे अगर कोई इमोशनल पर्सन है तो इमोशनल पर्सन्स है तो बॉर्डर पे किस तरह से काम करेगा, वहाँ एग्रेसिव पर्सन ही चाहिए। अगर कोई एनालिटिकल पर्सन है तो एनालिटिकल पर्सन क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में या फिर जहाँ पे रिसर्च होता है वहाँ पे एनालिटिकल पर्सन्स अच्छा काम कर सकता है। यानी जिसकी सोच एनालिटिकल है, जो फॉल्ट फाइंडर है, ऐसा पर्सन वहाँ पे अच्छी तरह से काम कर पाता है। यानी हम अगर बात करें तो हम ग्रेजुएट करते हैं, डिप्लोमास पाते हैं, ये सब चीज़ें हम करते हैं, लेकिन कौन से एरियाज़ में हमें काम करना है आगे जाके, वो हमारी पर्सनालिटी डिफाइन करती है। इसलिए पर्सनालिटी एनालिसिस बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो हमें देखना है ए डिक्स पर्सनालिटी एनालिसिस। इसमें पहली यानी फर्स्ट पर्सनालिटीज़ हमें मिलती है वो प्राइमरी पर्सनालिटी, और उसके साथ में एक सेकेंडरी पर्सनालिटी होती है। यानी हर एक पर्सन जो लोगों के साथ व्यवहार करता है, लोगों से बात करता है, लोगों के साथ अपनी सोच रखता है, यानी उसका जो डे टू डे बिहेवियर है कि जो लोगों को दिखाई देता है, उसे हम प्राइमरी पर्सनालिटीज़ करके बोलते हैं। वही पर्सन कभी खुद के लिए कुछ बातें सोचता है, खुद कुछ प्लानिंग करता है, यानी वो जब अकेले में बैठता है या कहीं पे भी शांत बैठकर खुद के बारे में सोचता है, खुद के वीकनेस के बारे में सोचता है, खुद के स्ट्रॉन्ग पॉइंट के बारे में सोचता है, तो वो उसकी सेकेंडरी पर्सनालिटी बोलते हैं। हर एक पर्सनालिटी में, हर एक पर्सन्स में ऐसे हमें अलग अलग तरह सोच दिखाई देती है। इसीलिए बहुत बार हम बोलते हैं कि देखो ये सामने से तो ऐसे दिखाई देता है लेकिन एक्चुअल में वो ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत बार वो ड्यूअल पर्सनालिटी कैरी करता है। यानी पर्सन बहुत बार सिंगल पर्सनालिटी कैरी कर सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि वो दो पर्सनालिटी कैरी करे। ये जो डिक्स पर्सनालिटी है वो अगर हमें अच्छी तरह से पता है तो हम ये एनालिसिस करने के बाद ढूंढ सकते हैं कि वो पर्सनालिटी जो सामने वाला पर्सन है वो कौन कौन सी पर्सनालिटी कैरी कर रहे हैं। तो हमें काउंसलिंग्स में ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी पर्सनालिटी है वो तो ढूंढ लेनी ही चाहिए, ताकि हम उसे करियर प्लान्स दे, अच्छी तरह से रिलेशनशिप काउंसलिंग्स में उसे हेल्प करें, या डिप्रेशन या स्ट्रेस वाला एरियाज़ है तो हमें ये जो पर्सनालिटी है वो हेल्पफुल होती है कि उसे हम कुछ गाइड कर सकते हैं। तो ये पर्सनालिटी एनालिसिस में हमें प्राइमरी और सेकेंडरी पर्सनालिटीज़, ये दोनों पर्सनालिटी फाइंड करनी होती है।
अभी डिक्स एनालिसिस में हमें 4 पर्सनालिटीज़ मिलती है, एक डोमिनेंट, इन्फ्लुएंशियल, कंप्लायंट एंड देन स्टडी। उसमें से डोमिनेंट पर्सनालिटी के बारे में हम इन डिटेल में पहले स्टडीज करते हैं। अभी डोमिनेंट पर्सनालिटी इस नाम में ही आ जाता है, डोमिनेंट, यानी एक कैरेक्टर थोड़ा डोमिनेंटली बिहेव करता है। अभी इसके लिए जो एक साइन दिया जाता है वो ईगल का होता है, यानी ईगल एक डोमिनेंट नेचर हमें दिखाता है। बहुत बार देखेंगे तो ईगल शांत रहता है, जब उसे सामने उसके गोल दिखाई देता है तो उसके ऊपर वो अटैक करता है, यानी थोड़ी सी अटैकिंग पर्सनालिटी, यानी डोमिनेंट पर्सनालिटी। तो ये जो ईगल्स है यानी डोमिनेंट पर्सन है, वो गोल ओरिएंटेड रहते हैं। एक बार उन्होंने उनके लाइफ का गोल फाइंड कर दिया, उन्हें पता चला कि मुझे लाइफ में ये अचीव करना है या इस साल मुझे ये अचीव करना है, तो उसके पीछे वो लग जाते हैं। हाँ, उन्हें अपना गोल अगर नहीं पता है तो फिर तो एग्रेसिवली बिहेव करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन एक बार अगर उन्हें गोल पता चले तो वो गोल ओरिएंटेड बिहेवियर करते हैं। वो विजनरी भी होते हैं, यानी सामने मुझे क्या करना है, आगे जाके क्या करना है, क्या हो सकता है, इनके बारे में वो पहले से ही कुछ पिक्चर्स बना लेते हैं। बिहेवियर में वो थोड़े बोल्ड रहते हैं, डिटरमाइंड रहते हैं, जो करना है सो करना है, मुझे अगर चाहिए तो चाहिए। जो हटीले स्वभाव के रहते हैं उसे हम डोमिनेंट कहते हैं। यानी ये जो पर्सन होते हैं वो इनबॉर्न लीडर करके सामने आते हैं, यानी बचपन से ही उनको पता होता है कि सामने वाले पर्सन को कैसे झुकाना है। अगर मुझे मेरा काम निकलवाना है तो सामने वाले पर्सन से मैं कैसे निकाल सकता हूँ, ये उन्हें पहले से ही पता होता है। तो डोमिनेंट पर्सन के बारे में और अगर हम देखेंगे तो एग्रेसिव, ये तो हमने पहले ही बोला है, यानी अगर आपने कुछ नहीं सुना, उनकी बातों को इग्नोर किया तो एग्रेसिवली पेश आएंगे। अगर बच्चे रहेंगे तो वो रोएंगे, नहीं मुझे चाहिए, ज़्यादा हट करेंगे। वो बहुत बार इंडिपेंडेंटली बिहेव करते, कुछ भी करना है तो मैं करूँगा, ये मेरे लिए। दूसरों का सहयोग लेना है तो बहुत बार वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे डिसीजंस लेना है तो मुझे अकेले को लेना है, मैं आपको इन्वॉल्व नहीं करूँगा। इंडिपेंडेंटली वर्क करना ये उनका बिहेवियर रहता है, यानी वो खुद डिसिसिव भी रहते हैं, इंडिपेंडेंटली वो वर्क करना चाहते हैं। बहुत बार वो जो भी करते हैं उसमें दूसरों को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, तो ज़्यादा रिस्क लेते हैं। यानी डोमिनेंट पर्सनालिटी हम रिस्क टेकिंग पर्सनालिटी करके भी देखते हैं। लाइफ में चैलेंज लेना उन्हें बहुत पसंद आता है, यानी चैलेंजिंग पर्सनालिटीज़ भी हम बोलते हैं। ये जो डोमिनेंट पर्सन रहते हैं बहुत बार डायरेक्ट रहते हैं, जो भी कहना है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं, यानी आपको मुंह पे ही कुछ बोल देंगे। थोड़े से हम बोलेंगे कि दूसरों लोगों का जो स्वभाव है या दूसरों को हर्ट हम कर रहे हैं ये वो देखते नहीं, अगर बोलना है तो डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं, यानी हमें बहुत बार हर्ट भी करते हैं। ये जो पर्सन है वो नेचुरल अचीवर करके हम देखते हैं, यानी जो भी है मुझे करना ही है, मुझे पाना ही है, मुझे वो चाहिए चाहिए, इसलिए उनका बिहेवियर इनबॉर्न जन्म से ही वो नेचुरल अचीवर करके माने जाते हैं। ये जो गो गेटिंग अप्रोच होता है, गो गेटर अप्रोच होता है, वो उनमें बचपन से ही होता है, यानी मुझे जो चाहिए वो किस तरह से मैं पालूँ इसी की तरफ उनका ध्यान रहता है। तो ये जो डोमिनेंट पर्सन है वो बहुत बार दूसरों के ऊपर कंट्रोल लेना पसंद करते हैं, यानी उनके मुताबिक ही सामने वाले पर्सन ने काम करना चाहिए, वो जैसे कहते हैं वैसे ही काम करना चाहिए। यानी जो कमांडर बोलते हैं, जो कमांड देते हैं तो सामने वाले ने फॉलो करना चाहिए, तो ऑर्डर देना, कमांड देना ये उन्हें पसंद आता है। तो ये जो एग्रेसिव बिहेवियर है, कंट्रोलिंग बिहेवियर, कमांडर जैसा बिहेवियर है, वो डोमिनेंट पर्सन का बहुत बार दिखाई देता है। यानी ये जो पर्सन्स है वो बहुत बार सामने वाले पर्सन्स अगर कुछ नहीं देख पा रहे, कोई चीज़ अगर उनके ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन डोमिनेंट पर्सन है तो वही उस दौर में भी वो कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं और उसमें जो खुद को चाहिए वो पा लेते। यानी जो गो गेटर एक्टिविटीज़ है इसके वजह से ये अपॉर्चुनिटीज करके सामने आते हैं। तो ये जो डोमिनेंट पर्सन है उनमें एक खासियत रहती है कि बहुत बार डिफ़िकल्ट सिचुएशन में सामने वालों को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो डोमिनेंट पर्सन है वो ऐसी चीज़ देख लेता है,
यानी उनके लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल्स है वो भी उन्हें पता रहता है और सामने मुझे क्या मिल सकता है वो भी उन्हें पता रहता है, क्योंकि वो खुद के बारे में ज़्यादा कॉशियस रहते हैं। और जो सामने वालों को नहीं पता है, नहीं कर सकते, वो एक करके दिखा देते हैं। लेकिन दूसरे लोगों के बारे में वो थोड़े इनसेंसिटिव होते हैं। अब हमारे रिलेटिव्स को या फिर जो भी क्लोज फ्रेंड्स वगैरह है, तो उनके तरफ से उनका जो व्यवहार रहता है वो बहुत बार इनसेंसिटिव रहता है। यानी खुद को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, सामने वाले पर्सन्स को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। इसीलिए इस पर्सनालिटी को डोमिनेंट पर्सनालिटी कहा जाता है। यानी इन पूरे एनालिसिस में जब हमें कोई भी पर्सन सामने से मिलता है कि जो गोल ओरिएंटेड है, विजनरी है, बोल्ड है, डिटरमाइंड है, या फिर उसका बिहेवियर अगर रिजिड है, एग्रेसिव है, वो कोई भी चीज़ इंडिपेंडेंटली करना चाहता है, कोई भी डिसीजंस वो खुद ही लेता है, सामने वालों को इन्वॉल्व नहीं करता है, ज़्यादा रिस्क लेता है, चैलेंज लेना पसंद करता है, या बहुत बार सामने वाले पर्सन को हर्ट करता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है, जो भी चीज़ है वो सामने वाले के ऊपर कंट्रोल लेना पसंद करता है, ऑर्डर देना और ऑर्डर दे के काम करवा लेना, ये अगर उसकी खासियत है। हर टाइम वो खुद के बारे में सोचता है, हर एक चीज़ में अपॉर्चुनिटी ढूंढता है, या फिर सामने वाले पर्सन को कुछ चीज़ें नहीं दिखाई देते लेकिन ये उसमें से अपॉर्चुनिटी ढूंढ के खुद के लिए जो भी करना है वो करता है, दूसरे लोगों की तरफ से इनसेंसिटिव रहता है। ऐसा अगर बिहेवियर सामने वाले पर्सन में अगर हमें दिखाई देता है तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये डोमिनेंट पर्सनैलिटी है। तो डोमिनेंट पर्सनालिटी के ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपको पता है तो हर एक पर्सन को रीड करना बहुत ही आसान होता है। देखिए, इतने सब कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बता दिए, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई डोमिनेंट पर्सन है तो डोमिनेंट पर्सन में ये सब चीज़ें रहेगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ, इतने जो भी 20-25 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे हैं तो उसमें से लगभग 2 या 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे रहेंगे कि जो डोमिनेंटली उनमें दिखाई देते, यानी सब के सब रहेंगे उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे नहीं है। इन सब में से कुछ गिने चुने 4-5 ऐसे हो सकते हैं कि जो उनमें ज़्यादा दिखाई देते हैं, तो उसी के वजह से हम उन्हें डोमिनेंट कहते हैं। तो ये हमने देखा, स्टडीज़ किया डोमिनेंट पर्सनालिटी, और इसके बाद हम वीडियोज़ में दूसरी पर्सनालिटी स्टडी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।